नमस्कार मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग मूल विधि पढ़ रहे हैं जो कि यूपीएसआई में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं मूल विधि में हम लोग आज पढ़ेंगे अपराध और शक्तियों के बारे में। देखिए, अपराध और शक्तियाँ क्या होती हैं। जो शक्तियाँ होती हैं दोस्तों, वो होती है एक तरह से आपकी पेनल्टी। ठीक है, अब आप पे क्या पेनल्टी लगेगी वो डिपेंड करता है आपके काम पर। तो आइए देखते हैं। लोक सेवा द्वारा पदीय कार्यों के लिए वैध पारिश्रमिक से भिन्न पारितोषिक लिया जाना, मतलब पब्लिक सर्वेंट टेकिंग अ ग्रेटिफिकेशंस अदर देन द लीगल रिम्यूर्स इन द रिस्पेक्टेड ऑफ द ऑफिशियल एक्ट, धारा 7 में बोला गया है। देखिए, जो भी कोई व्यक्ति लोक सेवक होते, लोक सेवक मतलब जनता का सेवक, ठीक है, या होने की प्रत्याशा रखते हुए वैध पारिश्रमिक से भिन्न किसी प्रकार का कोई भी परितोषण उस बात को करने के लिए या कुछ परिस्थितियों में नहीं करने के लिए व्यक्ति से लेगा, तो यह माना जाएगा कि उसने अपराध किया है। अब आते हैं, देखिए, दंड नंबर 6 के ऊपर आते हैं। दंड नंबर 6 क्या कहता है? कहता है दंड के बारे में ये कहा गया है कि अपराध में कम से कम 6 माह और अधिक से अधिक 5 वर्ष का कारावास से और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अब एक बहुत ही गजब का एक वाद था, उसको याद है कि वाद मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आखिरी में जितने भी वाद हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग हो और उसका टच मूल विधि में लगता हो, या मूल विधि के रिगार्डिंग हो उसका टच पॉलिटी में लगता हो, सभी चीज़ों को हम बड़े अच्छे से डिफाइन करेंगे। पंजाब राज्य बनाम मदन मोहन लाल वाला एक केस था जो कि पंजाब राज्य में और मदन मोहन लाल में था। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्धारित किया कि अभियुक्तों द्वारा धनराशि की मात्र प्राप्ति अवैध परितोषण के रूप में धनराशि की माप तथा स्वीकृति के संबंध में किसी साक्ष्य के अभाव में दोष अधिरोपित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है ना। युवराज बनाम महाराष्ट्र राज्य के बारे में क्या था? इसके बाद में कहा गया, बम्बई हाई कोर्ट ने क्या भी निर्धारित किया कि भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1988 के अधीन यथा दंडनीय भ्रष्टाचार के अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन से यह साबित करना अपेक्षित है कि परिवादी द्वारा रिश्वत की स्वैच्छिक संदाय और अभियुक्त द्वारा अवैध परितोषण की स्वीकृति के साथ अभियुक्त द्वारा की गई मांग थी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का कहता है कि कोई अपने कार्य या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी प्रकार का कोई परितोषण सेवक को देता है तो भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा कोई काम करने के लिए उत्प्रेरित करता है तो वह लोक सेवक वैसा करता है और वह अपराधी माना जाएगा। ठीक है, आगे अगर हम लोग देखें तो पॉइंट नंबर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट पॉइंट नंबर ये कहता है कि उपयुक्त अपराधों को कम से कम 6 महीने से अधिक 5 वर्ष तक के कारावास से जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे कि जो कोई अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी प्रकार का भी कोई परितोषण किसी लोक सेवक को देता है, ठीक है, अपने व्यावसायिक असर के प्रयोग द्वारा किसी कृत्य को करने के लिए उत्प्रेरित करता है और वह लोक सेवक वैसा करता है तो वह अपराधी माना जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या हम लोगों का कहता है कि उपयुक्त अपराधी को कम से कम 3 वर्ष और अधिक से अधिक 7 वर्ष तक का कारावास क्या है, कारावास से या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जो कोई लोक सेवक होते हैं, लोक सेवक का मतलब समझ लीजिए सरकारी नौकरी वाले, या कोई भी आपका मंत्री हो गया, ये भी लोक सेवक ही हैं, अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी व्यक्ति से यह जानते हुए कि वह इस प्रकार संपर्क या कॉन्फ्रेंस व्यक्ति से हितबद्ध है या नातेदारी रखता है, उससे मूल्यवान वस्तु को किसी प्रतिफल के बिना प्राप्त करता है तो दोषी माना जाएगा। उपर्युक्त अगर हम बात करें, अपराधी को न्यूनतम 6 माह और अधिकतम 5 वर्ष तक का कारावास से जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब आते हैं लोक सेवक द्वारा आपराधिक औचार। देखिए, कोई लोक सेवक आपराधिक औचार या अपराधी करने वाला कहा जाता है। नंबर 1, कब? जब यदि अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए वैध पारिश्रमिक से भिन्न कोई परितोषण ऐसे हेतु या इनाम के रूप में धारा 7 में वर्णित किसी व्यक्ति में अभ्यस्तता प्राप्त करता है, अथवा
यदि वह अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान वस्तु प्रतिफल के बिना किसी व्यक्ति से अभ्यासता प्राप्त करता है या ऐसा प्रत्यक्ष प्रयत्न करता है, अथवा यदि वह लोक सेवक के रूप में अपने को सौंपी गई या अपने को नियंत्रणाधीन की गई संपत्ति को उसके उपयोगों के लिए बेईमानी से या कपटपूर्वक फ्रॉडली मिसएप्रोप्रिएट करता है, तो उसके ऊपर ये कार्रवाई हो सकती है। आते हैं जो हम लोगों को पॉइंट नंबर 4 है, वो लोक सेवक के रूप में अपनी स्थिति का अन्यथा दुरुपयोग करने, अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान वस्तु या धन संबंधी फायदा प्राप्त करता है, या कहा गया है 5वें पॉइंट पे कि यदि आपके या आपकी ओर से किसी व्यक्ति के कब्जे में ऐसी धन संबंधी साधन तथा ऐसी संपत्ति है जो उसके पद के काल अवधि के दौरान किसी समय कब्जे में रही है, जिसका वह लोक सेवक समाधानप्रद लेखा जोखा नहीं दे सकता है, इसमें भी कार्रवाई के पूरे चांसेस हैं। अब देखिए हम लोग बात करते हैं, एक पॉइंट और बचा है कि जो कोई लोक सेवक आपराधिक उपचार करेगा वह न्यूनतम 1 साल के लिए और अधिकतम 7 साल के लिए क्या होगा, दंडनीय होगा या दोनों से दोषी पाया जाएगा। अब आते हैं धारा 17। धारा जो 17 है देखिए वो अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के लिए है, ठीक है ना। वो कौन है, पर्सन ऑथोराइज टू इन्वेस्टिगेशन के लिए है। अब देखिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973, मैंने आपसे कहा था कि इतनी बार यहाँ पर रिपीट हम लोग करेंगे कि याद हो जाएगा। आप लोग कभी इन वीडियो को नहीं देख रहे हैं, मुझे पता है, ज़्यादा वीडियोस को देख नहीं रहे हैं क्योंकि व्यूज़ ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो समझ में आ जाता है। लेकिन मैं आपको शर्त के साथ कह सकता हूँ, आप इस वीडियो को इतनी बार देखेंगे ना जब आपके एग्ज़ाम आएंगे, और तब मैं आपको शर्त के साथ ये भी बताऊँगा कि आपको ये चीज़ें ज़्यादा याद नहीं रहेंगी, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि एक तो इसमें जटिल लैंग्वेज, ऊपर से हमारी ये जो प्रतिदिन पढ़ने की ना पढ़ने वाली जो प्रक्रिया है, और हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो इस वजह से जब पहली बार आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा आपका दिमाग इसको ग्रैप नहीं कर पाएगा। तो लगातार इसको कंटिन्यूसली रखते रहिए, बहुत फ़ायदे में रहेंगे जब तक आपके एग्ज़ाम डेट नहीं आए। एग्ज़ाम डेट के बाद तो अब ये समझिए कि आपके मन में बड़ा वो रहती है, घबराहट रहती है, तब कोई चीज़ तैयार नहीं होती, तब सिर्फ रिवीजन का प्रोसेस होता है। नीचे कोई पुलिस अधिकारी है, ठीक है। पहली क्या है भाई, इसमें क्वेश्चन ये था कि अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति कौन हो सकता है, ठीक है। तो कौन कौन सा हो सकता है, देखिए दिल्ली पुलिस स्थापना की दशा में पुलिस निरीक्षक रहेगा। मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद में महानगरीय है तो यहाँ पर आपको सहायक पुलिस आयुक्त मिलेगा। अगर कहीं अन्य जगह आप रहते हैं तो आपको उप पुलिस अधीक्षक या उसी के बराबर रैंक का कोई भी पुलिस अधिकारी मिलेगा, ठीक है। इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति है। बैंक कार्यवाहियों के निरीक्षण की शक्ति, पावर टू इंस्पेक्शंस बैंकर्स बुक्स। अब कौन करेगा, बैंकर्स जो बैंक के अधिकारी हैं या जो बैंक की सारी डिटेल्ड है, इनका कौन अन्वेषण करेगा। तो देखिए पुलिस अधीक्षक को प्राप्त होती है, पहली बात तो ये समझ लीजिए। और अगर नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं कि अगर केंद्र सरकार से संबंधित है तो केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी होनी चाहिए, ये सब पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यदि राज्य सरकार में है तो राज्य सरकार द्वारा मंजूरी होनी चाहिए। अगर ये केस केंद्र सरकार का तो केंद्र सरकार को, राज्य हो तो राज्य सरकार को। अगर किसी अन्य व्यक्ति की दशा में उसे उसके पद से हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी का होना आवश्यक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, धारा 21 क्या कहती है। देखिए धारा 21 ये कहती है कि इसके अधीन दंडनीय अपराध से आरोपित कोई व्यक्ति प्रतिरक्षा पक्ष के लिए सक्षम साक्षी होगा और वह अपने विरुद्ध उसी विचारण में अपने साथ आरोपित किसी व्यक्ति के विरुद्ध किया गया आरोपों को साबित करने के लिए शपथ पर साक्ष्य दे सकेगा। अब आते हैं हम लोग रिश्वत लेने वाले व्यक्तियों के ऊपर। देखिए अगर आप सोच रहे नौकरी में जाकर रिश्वत लेने के लिए तो पहले इसको सोच लीजिए, उसके कथन और अभियोजन नहीं किया जाएगा अगर जो रिश्वत लेके कुछ काम करता है तो, ठीक है। और आप समझ लीजिए रिश्वत वाले तो बहुत ही बुरी तरीके से फंसते हैं, और आजकल तो बड़ा आसानी हो गया फंसना। वीडियो बना लेना, कॉल में अगर आप थोड़ा भी बहके और आपने कुछ बात करी पैसे ऐसे के लेन देन के, तो आपका तुरंत वीडियो आपका वायरल हो जाएगा और आप बनेंगे सुपरस्टार, ठीक है। अपील और पुनरीक्षण के बारे में बात करेंगे, अपील एंड रिविजन्स के बारे में बात करेंगे। धारा 27 में है। देखिए जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन बात करी जा रही है,
इसमें अपील और पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय को जो शक्तियां एवं प्रक्रिया दी गई है वह उसी शक्ति व प्रक्रिया का प्रयोग इस अधिनियम में अपील तथा पुनरीक्षण में करेगा, मानो विशेष न्यायाधीश सेक्शन न्यायालय हो। बात करते हैं उच्चतम न्यायालय के स्थानीय सीमाओं के भीतर मामलों का विचारण करने वाले विशेष न्यायालय सेशन न्यायालय समझा जाएगा। अब हम लोग आ गए हैं अपने कुछ क्वेश्चंस की तरफ। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसको लगातार करना है। आइए बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न आपसे कहा गया कि वो ये है आपसे कि भाई आयकर अधिनियम की वो कौन सी धारा है जो गृह संपत्ति से आय पर आयकर प्रभार होता है, तो वो है धारा 22। अब थोड़ा एक्सप्लेन करके इसका देख लेते हैं। देखिए, जो धारा 22 है, धारा 22 क्या कहता है? धारा 22 कहता है कि भाई संपत्ति के अधीन आयकर देयता के संबंध में है और इसके अनुसार निर्धारित द्वारा किसी द्वारा चलाए जा रहे किसी ऐसे कारोबार या वृत्ति की प्रयोजन के लिए अभिभोगी तथा उससे प्राप्त लाभ पर आयकर दे होने को छोड़कर किसी भवनों या साथ में लगी भूमियों के रूप में ऐसी संपत्ति का वार्षिक मूल्य गृह संपत्ति से आय शीर्ष के अधीन आयकर प्रभारी रहेगा। देखिए, अब आता है प्रश्न नंबर 2। बोलते हैं पुनर्वास मोक्ष के रूप में कितनी राशि की कटौती अनुमान्य है, तो वो है आपका 60% की जो कटौती है वो क्या है आपकी अनुमान्य है, ऑप्शन नंबर सी। अब अधिनियम की धारा 33 के ख के अनुसार जहां बाढ़ भूकंप तूफान सिविल उपद्रव इत्यादि के कारण भारत में चालू कोई औद्योगिक कारोबार या उपक्रम बंद कर दिया जाने के पश्चात 3 वर्षों की समाप्ति से पूर्व पुनः चालू किया जाता है, तो पुनर्वास मोक्ष के रूप में उतनी कटौती अनुज्ञात की जाएगी जितनी इस नुकसानग्रस्त भवन मशीनरी फर्नीचर इत्यादि की बाबत धारा 32(1) के उपधारा 3 में अनुज्ञा कटौती के रकम के 60% के बराबर होगी। प्रश्न नंबर 3 है कि किसी व्यक्ति की आय में किस किस की आय शामिल मानी जाती है, तो वो है आपकी सभी की, पत्नी की, पति की, अवयस्क अगर संतान है तो उसकी भी, सब कुछ उसमें माना जाता है। अधिनियम 64 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति की धारा में उसकी पति पत्नी और उसके अवयस्क संतान की आय सम्मिलित होती है, किसी प्राकृतिक निःशंकता से पीड़ित अवयस्क संतान इसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 आता है कि कौशल विकास परियोजना संबंधी व्यय हेतु अधिनियम में कितनी कटौती की जा सकती है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? 1.5 गुना के बराबर। देखिए, जो अधिनियम की जो धारा 35 का जो घा है वो कहती है कि किसी कंपनी द्वारा कौशल विकास परियोजना पर कोई व्यय उपगत करती है, वहाँ ऐसी व्यय के 3/2 गुना रकम के बराबर कटौती अनुमान्य है। प्रश्न नंबर 5 आता है कि अपराधों का संज्ञान आयकर अधिनियम के तहत कौन करता है, तो वो करता है ए और बी, मतलब प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट और प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट। ठीक है। अधिनियम की धारा 292 के अनुसार जो प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट से निचले श्रेणी का कोई न्यायालय अपराध का विचरण नहीं करेगा। विशिष्टियों का प्रश्न नंबर 6 है कि इसकी मिथ्या प्रकलन करने वाले लोक सेवकों को दंडित करने का प्रावधान है, वो किसमें? 6 महीने का कारावास। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। अधिनियम की धारा 280 के अधीन धारा 138 की उपधारा 2 के उपबंधों के उल्लंघन में कोई जानकारी देता है या दस्तावेज पेश करता है तो उसे 5 वर्ष तक की कारावास या जुर्माने से भी दंडित करना होगा। धारा के अभियोजन हेतु केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी आवश्यक है। प्रश्न नंबर 7 आता है कि आयकर अधिनियम की धारा 276 में क्या उपबंध है, तो देखिए वो उपबंध है कि कर वसूली को विफल करने के लिए संपत्ति को हटाना या छिपाना या अंतरण या परिदान दे देना उसी समय। ठीक है। धारा 276 कर वसूली को विफल करने हेतु संपत्ति को हटाने, छिपाने, अंतरिंग करने या परिपाद करने का उपबंध देती है। आय की विवरणी ना देने के लिए शाक्ति या पेनल्टी का प्रावधान है 271 के चा में। पर इस सीमा का वर्जन धारा 275 में तथा जानबूझकर आदि का अपवर्जन का प्रयास करना 276 के घ में उपबंधित है। अधिनियम के अधीन विहीन
क्षेत्र में 5 लाख से अधिक विहित मूल्य की संपत्ति का आचरण किन लोगों से अधिक समय पूर्व अंतरंग और अंतरिति में करार होना चाहिए? वो है 4 महीने। अधिनियम की धारा 269 के पागा स्थावर संपत्ति के अंतरण पर निबंधन लगाती है और यह धारा अंतरण की आशयी तारीख से 4 मास पूर्व अंतरण और अंतरणी के अंतरण हेतु करार का निबंध आरोपित करती है। प्रश्न नंबर 9 है कि घुड़दौड़ में कितनी रकम जीत में संदाय करना आयकर के अधीन कटौती योग्य होगा? वो है 5,000 से अधिक। अधिनियम की धारा 194 की खाका के अनुसार बुक मेकर या विधि के अधीन सरकार द्वारा घुड़सवार के मैदान में घुड़दौड़ के लिए या सट्टा या दांव लगाने की व्यवस्था करने के लिए लाइसेंस धारक होते हुए किसी व्यक्ति को घुड़दौड़ में 5,000 रुपये से अधिक रकम की जीत के रूप में आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी है और उसका संदाय करने के समय उस जीत की रकम पर प्रवृत्ति दरों से आयकर की कटौती करेगा। प्रश्न नंबर 10 आते हैं कि दोहरे कराधान से राहत किस अध्याय में दिया गया है? वो है आपका अध्याय 9। दोहरे कराधान से राहत अध्याय 9 में उपबंधित है। इस अध्याय में 3 धाराएं हैं, 90 का और 91। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। 11 नंबर का प्रश्न बोलता है कि आयकर अधिनियम के प्रवर्तन की तिथि क्या थी? वो थी 1 अप्रैल 1962 और 1 अप्रैल 1962 को संपूर्ण भारत में ये प्रवर्तनीय था। आयकर अधिनियम के अधीन रिबेट संबंधी राहत किस अध्याय के अधीन प्रदान की गई है? वो है आपका अध्याय 8। अधिनियम की धारा 87 से 89 तक अध्याय 8 में रिबेट संबंधित राहत का उपबंध करती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 116 है। देखिए अधिनियम की धारा 116 आयकर प्राधिकरण के वर्ग से संबंधित है और इसके वर्ग निम्नलिखित नंबर है। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड, महानिदेशक या आयुक्त, निदेशक या आयुक्त, आयकर अधिकारी, कर वसूल अधिकारी, आयकर निरीक्षक, महानिदेशक या आयुक्त व निदेशक कई उपवर्ग यथा प्रधान, अपर, संयुक्त में बटे हैं। प्रश्न नंबर है कि 14 भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1988 के अंतर्गत अधिनियम के अधीन अपराध की विवेचना के लिए अधिकृत व्यक्ति बैंक कार बहियों के अवलोकन का अधिकार किस धारा के अंतर्गत है? तो वो है आपका धारा 17 और 18 में। 17 में अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति है तथा 18 में बैंक कार बाहियों के लिए बैंक की कार्यवाहियों के निरीक्षण की शक्ति से संबंधित प्रावधान है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के किस धारा के अंतर्गत अभियोजन के लिए पूर्व स्वीकृति लिया जाना आवश्यक है? वो आपका धारा 19 है। इस अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत लोक सेवक और अधिकार का न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने हेतु अभियोजन के लिए समुचित सरकार से पूर्व मंजूरी का होना आवश्यक है। प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है? 16 ये कहता है कि भाई भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत धारा 7-11 तक में परिभाषित अपराधों में दुष्प्रेरण के लिए दंड की क्या व्यवस्था है? तो व्यवस्था है कम से कम 3 वर्ष, अधिक से अधिक 7 वर्ष। ठीक है। अधिनियम की धारा 12 के अधीन दुष्प्रेरण के लिए दंड का प्रावधान है। संशोधित अधिनियम 2014 में इसके दंड में वृद्धि की गई है जो विकल्प 1 में प्रावधानित है। प्रश्न नंबर 17 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जो कि 1988 है, जुर्माने को नियत रखने के लिए विचार में लिए जाने वाले विषय किस धारा में वर्णित होते हैं? वो धारा होती है आपकी 16। ये आपको याद भी है और मैंने आपको बताया भी है। धारा 16 में क्या है? जुर्माने को नियत करने के विषय को दिया गया है। इसके बारे में आते हैं 18 के बारे में। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार धारा 3 के अनुसार किसको है? तो धारा 3 के अनुसार किसको है? वो है आपका केंद्र सरकार को भी है और राज्य सरकार को भी है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1988 की धारा 3 के अधीन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार दोनों को विशेष न्यायाधीश नियुक्त करने का अधिकार है। प्रश्न नंबर आते हैं हम लोग 19 की तरफ। वागीस ने रविंद्र से कहा कि वह उसके भतीजे को नौकरी दिलवा देगा लेकिन लोभित को देने के लिए 1 लाख रुपए दे दे। वागीस ने किस धारा में अपराध किया है? उसने धारा 8 में अपराध किया है।
लोक सेवक पर भ्रष्टाचार या अवैध संसाधन द्वारा असर डालने के लिए परितोषण के लिए लेना अपराध है, ये धारा 8 में बोला गया है। अब रवि नाम का एक लोक सेवक है जो कि सरकारी नौकरी रवि करता है। उसने श्याम से श्याम एक आदमी उससे कहा कि भैया हम तुम्हारे लड़के की नौकरी लगवा देंगे, 2 लाख रुपए दो हमको। तो रवि ने इस पे बताओ कौन सा अपराध किया, किस धारा में? तो धारा 10 में अपराध किया है। ठीक है, कि रवि ने कहा श्याम को कि भैया हम तुम्हारे बेटे की नौकरी लगा दे, बहुत टाइम से एसएससी की तैयारी कर रहा है। तो इसमें कौन सा उसने अपराध किया? धारा 10 में अपराध किया। इस अधिनियम की धारा 10 में लोक सेवक द्वारा धारा 8 या धारा 9 में परिभाषित अपराधों के लिए दुष्प्रेरण का अपराध है। यही अपराध रवि ने किया है। प्रश्न नंबर 21 आते हैं, सेना, नौसेना, वायुसेना अथवा अन्य विधि को प्रभावित न होने वाले अधिनियम के किस धारा में वर्णित है? तो वो धारा है आपकी 25। एक्सप्लेनेशन को आप पॉज करके देख सकते हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का अधिनियम संख्यांक है वो है आपका 49। इसको भी आप देख सकते हैं। देखिए, राष्ट्रपति की स्वीकृति 9 सितंबर 1988 को मिली थी। इस अधिनियम का जो संख्यांक है वो 49 है। भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1988 कब अधिनियमित हुआ था? तो ये तो आपको रटनी पड़ेगा, 9 सितंबर 1988 को। राष्ट्रपति की जो स्वीकृति 9 सितंबर 1988 को मिली थी, राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ अधिनियम को अधिनियमित कर दिया गया था। 1988 का प्रबंध कहाँ नहीं है? तो देखिए, पहले जम्मू कश्मीर में नहीं था, लेकिन 31 अक्टूबर से 2019 को लेकर अब सारी चीज़ें क्या हो गई हैं? ये हो गई हैं जम्मू कश्मीर में ही। ठीक है, पॉज करके इसको आप पढ़ सकते हैं। वो सारी बातें हम लोग बात डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। तो सत्र न्यायाधीश भी होंगे, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भी होंगे, सहायक न्यायाधीश भी होंगे। उपरोक्त सभी तो उपरोक्त सभी है। वीडियो को पॉज करके इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। हम लोग इसके बारे में पूरी डिटेल बात कर चुके हैं। वर्तमान भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? वो भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1988 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। देखिए, भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम का विस्तार होगा वो तो संपूर्ण, देखिए जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय जो लिखा है, अब यहाँ से इस लाइन को काट ही दीजिए। जम्मू कश्मीर नहीं, जम्मू कश्मीर राज्य को मिलाकर भारत के सभी राज्यों में अब ये लागू होगा, और भारत के बाहर जितने भी समस्त नागरिक हैं उनके ऊपर भी लागू होगा। ठीक है, भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम विभाजित है, किसमें विभाजित है? वो है आपका 5 अध्याय में और 31 धाराओं में। देखिए, साफ लिखा है 5 अध्याय में और 31 धाराओं में विभाजित है। भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम का उद्देश्य है वो क्या है? उद्देश्य है कि भ्रष्टाचार निवारण से संबंधित विधि का समेकन एवं संशोधित करना, अतः उससे संबंधित विषयों के लिए अधिनियम बनाना। आते 30 नंबर पे, इसको पॉज कर लो और 30 नंबर पे देखते हैं। जो कोई लोक सेवक आपराधिक का उच्चार करेगा तो वह दंडित किया जाएगा। किससे दंडित किया जाएगा? 4 वर्ष से कम नहीं, किंतु 10 वर्ष से अधिक नहीं, कारावास से। 4 से ज़्यादा, 10 के अंदर। आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। रिश्वत लेने वाले का उसके कथन पर अभियोजन है, क्या नहीं किया जाएगा? रिश्वत लेने वाले का उसके कथन का अभियोजन है कि नहीं किया जाएगा। भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम की धारा 24 में प्रावधान किया गया है कि रिश्वत देने वाले को उसके कथन पर अभियोजन न किया जाएगा। भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध का अभियुक्त क्या बचाव पक्ष का गवाह बन सकता है? हाँ, यदि वह निवेदन करे। ठीक है, ये धारा 21 में लिखा हुआ है, इसको आप समझ सकते हैं। पूरी बात मैंने एक लाइन में ही बता दी। भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के अंतर्गत कौन सा पुलिस अधिकारी जांच के लिए अधिकृत है? तो वो है पुलिस उप अधीक्षक है। अब इसको आप पॉज कर लीजिए। अभी बिल्कुल बात करी थी कि दिल्ली में होगा तो पुलिस निरीक्षक होगा, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद में सहायक पुलिस होगा, अन्य अगर जगह आप है तो उप पुलिस अधीक्षक होगा। और ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1988 की धारा 8 और 9 किसको लागू होती है? वो होती है सभी लोक सेवकों को। भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम की धारा 8 में लोक सेवक पर भ्रष्टाचार या अवैध साधनों द्वारा डाले गए परितोषण लेना प्रावधान है। प्रश्न नंबर 35 आता है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत
अभियोजन के लिए समक्ष अधिकारी से पूर्व स्वीकृति किस धारा में अनिवार्य किया गया है? वो है धारा 6, धारा 19 में। भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1988 के अंतर्गत अभियोजन के लिए समक्ष अधिकारी से पूर्व स्वीकृति द्वारा 19 अनिवार्य किया गया है। भ्रष्टाचार, प्रश्न नंबर 36, भ्रष्टाचार के अपराधों की विवेचना का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो वो है राजपत्रित अधिकारी को। ठीक है, राजपत्रित अधिकारी को यह अधिकारों का जो विवेचना करने का अधिकार है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। देखिए ये वीडियो ख़त्म हो गई है, इसके एमसीक्यूज़ पूरे ख़त्म हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आएंगे और नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बताता हूँ कौन सा है। नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण एवं भू राजस्व से संबंधित कानूनों का सामान्य ज्ञान। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।